एवरीवन, यह डीपीपी पार्ट 14 है जिसमें अगेन 10 फिजिक्स और 10 केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व की जानी है जो आगे चल के आपकी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए काम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वह सवाल है फिजिक्स से, गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह गॉसियन सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है। तो ये है हमारा सवाल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सतह के अंदर कुल आवेश का 1/ε0। ये सिंपल आप समझ जाइए ना कि ये इसी का आप मान के चलिए कि रिटन डिस्क्रिप्शन है। फाई का मान जो होता था, ये फाई का मान ये क्या है, ये क्यू का 1/ε0 टाइम्स तो है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉलो अप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गॉस प्रमेय का सूत्र क्या है। गॉस प्रमेय का आपसे सूत्र पूछ रहा है, ठीक है। तो आप समझिए सबसे पहले कि गॉस प्रमेय से फाई बराबर आपको मिला क्या है। तो आप कहिएगा कि सर वो तो मिला था q/ε0। फिर यदि मैं आपसे कहूँ कि जरा फाई बराबर बताइए ना क्या होता है, तो आप कहिएगा कि सर वो होता है साइक्लिक इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट में वेक्टर डी ए और बराबर में q/ε0। तो अगर आप देखें तो इससे मिलता जुलता जो आपको विकल्प मिलेगा वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। यहाँ वेक्टर छोड़े हुए हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वेक्टर जब आप सॉल्व कीजिएगा ना तो कॉस थीटा आएगा। क्या आएगा? कॉस थीटा। और आपको मैंने बता रखा है कि जब तक आपको थीटा का मान न दे, आप मान के चलिए कि थीटा का मान होगा cos 0 डिग्री, और आपको पता है कि cos 0 डिग्री का मान होता है 1, और इसका मान अगर 1 डाल दे तो अल्टीमेटली फॉर्मूला तो ये बन जाएगा ना, E/dA q/ε0। तो इसी को टिक लगा दी गई जो ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। अब मैं इसे रफ कर देता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके लिए जगह मैं बना लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, यदि किसी बंद सतह के अंदर कुल आवेश शून्य है तो कुल विद्युत फ्लक्स कितनी होगी। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें यह कहा कि आवेश का मान अगर यदि Q का मान 0 है तो फाई का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर फाई का मान क्वेश्चन मार्क करके अगर कोई पूछ रहा है तो हमें पता है कि फाई बराबर जो होता है वो होता है q/ε0। अब Q का मान अगर 0 है तो 0 पे जब पुट कीजिएगा तो 0/ε0, और 0 में आपको पता है किसी चीज़ से डिवाइड करने पर आंसर तो 0 ही आती है। तो इसलिए आंसर आपका 0 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे इसके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश के लिए गॉस प्रमेय का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र किस प्रकार निकाला जाता है। किस प्रकार निकाला जाता है कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना है गोलीय सतह से। किससे? गोलीय सतह से। याद कीजिए बिंदु आवेश है ना, तो बिंदु आवेश से मतलब यहाँ पर आवेश होगा। तो इसके लिए जो याद होगा आपको, जो गॉसियन सरफेस बना था जिसको गॉसीय पृष्ठ कहते हैं, वो गोला बना था, जिसके लिए हम लोग जो है फॉर्मूला भी लिखे थे। याद होगा आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, जिसका मान हम लोग लिखते थे 4πr²। तो ये किसका क्षेत्रफल था? ये गोले का ही तो क्षेत्रफल था। तो आवेश अगर बिंदु नुमा हो तो ऐसा ही होता है, ठीक है। और यही इसी से मिलता जुलता एक और मैं बता दूं कि अगर इसी की जगह ये जो सवाल आपको दिख रहा है, बस ये जो बिंदु है इस बिंदु की जगह अगर कोई लिख देता रेखा, ठीक है, तो फिर आपका गोला ना आंसर होकर के बेलन होता। क्योंकि आपको याद होगा कि रेखा वाला में हम लोग ऐसे लाइन किए थे, आवेश डाले थे और इससे r दूरी पर पॉइंट पी लिए थे, और इसके लिए जो गॉसियन सरफेस बना था वो एक ऐसे गोले के जैसा था। क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको याद होगा। और इसके लिए जब हमसे कोई कहा था कि इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बताओ, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते थे 2πrl, क्योंकि इसका लंबाई हम लोगों ने l माना था और ये बेलन का क्षेत्रफल है। तो ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए एक ही सवाल से हम लोग 2 को कवर कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशी तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है भाई? तो ये करती है तार से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के। ज़्यादातर लोग ऑप्शन नंबर ए को सही कर देते हैं, लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम था उसमें ई बराबर जो निकाले थे वो निकला था रेखीय तार के लिए 1/4πε0 2 लैम्डा बटा में आर। तो अगर आप ई और आर को गौर करें, ई और आर को, तो इनके रिलेशन कुछ इस प्रकार से है, ई समानुपाती का चिन्ह अब बटा में ये आर। तो अगर आप ध्यान देखें तो आर के ऊपर स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर थोड़ी ना है, स्क्वायर नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। समतल चादर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आप याद कीजिए परावैद्युत परत करके एक मैंने बताए थे आपको। तो परावैद्युत परत के लिए जो ई बराबर निकाले थे वो था सिग्मा बटा में 2ε0। ये सब तो प्रूफ किया गया था, तो याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, गोलीय आवेश वितरण के बाहर विद्युत क्षेत्र गॉस प्रमेय से कैसे निकाला जाता है। ये है क्वेश्चन। तो कैसे निकाला जाता है भाई? तो ये निकाला जाता है बिंदु आवेश जैसा। किसके जैसा? बिंदु आवेश जैसा। ये कैसे हुआ ये आपको मैं एक बार थोड़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो जरा समझिएगा। याद कीजिए कि अगर ये एक गोला है, ठीक है, गोला मैं बना देता हूँ एक। तो आपको याद हुआ कि गोला में 3 केस लिए थे, एक था बाहर, एक नंबर में, 2 नंबर वाला सतह पर था, और तीसरा नंबर वाला अंदर में था। यहाँ ये तीसरा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। तो जरा देखिए, तीसरा इसके अंदर। याद होगा इसके लिए जो फॉर्मूला आया था वो हम लोगों ने निकाले थे, समझिएगा इसको, E = सिग्मा बटा में ε0, और इनटू में जो फॉर्मूला आया था वो आया था r² और बटा में r², ठीक है। ध्यान रखिए ये केंद्र है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी था ये आपका कैपिटल R था, ठीक है, और अंदर वाला जो था रेडियस ये वाला, ये स्मॉल r था। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करें ना, ये जो फॉर्मूला आया है ये वाला, तो इसका मान क्या आएगा जरा समझिए। E बराबर सिग्मा, ये जो सिग्मा दिख रहा है, सिग्मा बराबर होता है q/a। तो मैंने लिख दिया q बटा में a, और बगल में क्या है r², नीचे ε0 और फिर से r²।
अब अगर आप इसको हल करें, ज़्यादा नहीं, 1-2 स्टेप बस, क्यू बटा में एरिया जो गोला का है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आर स्क्वायर और नीचे आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो जो फॉर्मूला आया वो क्या आया देखिए, क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 1 बटा आर स्क्वायर। और यदि इसको आप चेंज करें तो ये आपका सही मायने में लिखा हुआ है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू बटा आर स्क्वायर। कुछ नहीं, बस ये क्यू को इधर कर दिया है और 1 को इधर कर दिया गया है, और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर आप ये देखें तो ये जो फॉर्मूला आया ये तो कि बिंदु के कारण ही होता था ना, याद आ रहा है कि आप लोग ये फॉर्मूला बताए थे कि यहाँ अगर आवेश क्यू हो और इससे दूरी आर पर एक पॉइंट हो तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए यही फॉर्मूला आया था। तो इसी बात को कहा जा रहा है कि अगर गोलीय आवेश वितरण, कौन सा वितरण हो, गोलीय आवेश वितरण, तो बाहर के लिए, ये देखिए ये बाहर था ना, तो बाहर के लिए विद्युत क्षेत्र का जो गॉस प्रमेय से कैसे निकाला जाता है, तो आपको बोलना है बिंदु आवेश के कारण, और ये 1 बटा आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखिए नीचे आर स्क्वायर आ गया है ना, ये बहुत डिटेल मैंने एक्सप्लेन किए, इतना जरूरी नहीं था लेकिन बस मैंने बता दी। अगर आपको समझने में थोड़ी भी तकलीफ हुई हो तो बस ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट पीछे बैक करके वीडियो को फिर से देखिए, मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ जाएगा, यदि आप क्लास में बैठे हुए थे जब मैं समझा रहा था तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गॉसियन सतह के अंदर कोई आवेश नहीं है लेकिन बाहर आवेश है तो फ्लक्स कितना होगा। समझिएगा, गॉसियन सतह के अंदर कोई आवेश नहीं है लेकिन बाहर आवेश है तो फ्लक्स कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा 0। इसका आंसर क्या होगा, 0, क्योंकि हमें जो है निकालना होता है जो हमारा गॉसियन सरफेस है उसके अंदर कितना आवेश है। इसके अंदर जो आवेश होगा हम फाई निकालेंगे तो लिखेंगे क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब ये कह रहा है कि अंदर में आवेश ही नहीं है, मतलब अंदर में आवेश 0 है, तो आवेश अगर 0 है तो क्यू का मान 0 डालिएगा तो फिर आप समझ रहे हैं कि फाई का मान क्या आ जाना है, 0 ही आ जाना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाना है, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉस प्रमेय के मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी है। गॉस प्रमेय मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी है, तो ये भी किसके लिए उपयोगी है, तो ये है सममित आवेश वितरण के लिए। किसके लिए, सममित आवेश वितरण के लिए, जिसको हम लोग संतत आवेश वितरण भी कहते हैं, पढ़ा हुआ है ये, आवेश का समान रूप से वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समान आवेश घनत्व वाले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, विद्युत क्षेत्र कितना होता है, दिस इज द क्वेश्चन। तो इसका तो सिंपल आंसर होगा के क्यू बटा आर स्क्वायर। ये जस्ट अभी मैंने निकाले हैं, अभी जस्ट एक बार देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर ये जो दिख रहा है अभी मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था, तो आपको पता है कि ई बराबर, और ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसी को तो के कहते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ ई बराबर के, बगल में क्यू और बटा में आर स्क्वायर। इसी के बारे में मैं अभी बात कर रहा था, ठीक है। तो ये आपका जो ऑप्शन नजर आ रहा है उसी को टिक मार दीजिए, तो वो ये है ऑप्शन नंबर बी, डन। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है केमिस्ट्री। मास परसेंटेज, जिसको द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, कि परिभाषा क्या है, तो इसकी परिभाषा क्या है भाई, तो इसकी परिभाषा है 100 ग्राम विलियन में विलय का द्रव्यमान, वो भी किसमें, ग्राम में। हो गया अगला क्वेश्चन, वॉल्यूम परसेंटेज किसके लिए प्रयोग होता है, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है ना। तो ये किसके लिए होगा भाई, तो ये होगा आपका द्रव में द्रव के लिए। ऐसे कैसे बता दिए, क्योंकि शुरू वाला जो होता है ये वाला भी ये बताता है विलय को और बाद वाला बताता है विलायक को, और चूंकि दोनों आयतन में ही है तो दोनों द्रव ही होगा ना, इसलिए द्रव में द्रव। अगला देखिए, मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या दर्शाता है, मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है, देखिए शुरू में मास है और बाद में वॉल्यूम है, तो ये जो आपको बताएगा वो आपको बताएगा 100 मिलीलीटर विलियन में विलय का ग्राम में मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेंथ, जिसको हिंदी में याद होगा आपको शक्ति कहते हैं, स्ट्रेंथ ग्राम प्रति लीटर सामान्यतः किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है, तो ये तो यही है, विलियन के प्रति लीटर में विलय का द्रव्यमान ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोल फ्रैक्शन, जिसको मोल अंश कहते हैं, की विशेषता क्या है, मोल अंश की विशेषता क्या है, तो इसका योग हमेशा 1 होता है सभी घटकों का, याद होगा आपको, हम लोगों ने पढ़े थे, यहाँ तक कि मैंने आपको प्रूफ भी करके बताया था कि ए और बी अगर घटक हो तो एक्स ए और एक्स बी दोनों के मूल अंश को अगर आप जोड़े तो आंसर हमेशा कितना के बराबर आएगा, 1 के। चलिए अगला देखते हैं सवाल, मोलैरिटी की परिभाषा क्या, देखिए कैपिटल एम से सूचित भी किया गया है, ठीक है ना, तो याद होगा आपको विलियन के 1 लीटर में विलय के मूल, विलियन के, ठीक है ना। अब अगला देखिए, मोलैलिटी का मुख्य लाभ क्या है, मोलैलिटी मतलब मोललता, तो मोललता का मुख्य लाभ क्या है भाई, तो वो ये है कि यह तापमान पर निर्भर नहीं करता, याद होगा आपको मैंने अंतर में ये चीज़ बताए थे कि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है और मोललता निर्भर करता है। अगला देखिए, ये देखिए एक न्यूमेरिकल है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, तो मैं, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम पानी में घोले तो ग्लूकोज का मोलैलिटी कितना होगा, मोललता पूछा जा रहा है। और देखिए आपको मेहनत कम करना पड़े इसके लिए, क्वेश्चन में मोलर मास जो ग्लूकोज क्या है वो 180 ग्राम पर मोल दिए हुए, अगर नहीं भी दिया हुआ रहता ना तो हम लोग निकाल लेते। तो सिंपली फॉर्मूला आपको पता है मोललता का, एम बराबर, और वो क्या होता है भाई, डब्ल्यू बी इंटू में 1000 बटा में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए, बस मान डालने लगी, तो डब्ल्यू बी कितना ग्राम दिए हुए 18 इंटू में 1000, मोलर मास देखिए एम बी कितना दिए हुए 180, फिर इंटू और आपका 180 ग्राम डब्ल्यू ए, 18 से 180 10 बार में गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, बचा क्या 100 बटा में 180, जीरो से जीरो गया, 10 का आधा 5, 18 का आधा 9, तो 5 बटा 9, 5 में जब आप 9 से भाग कीजिएगा तो 0.09 बच्चे 45, फिर 5 आया क्रॉस, फिर 0 45, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये कटने उठने वाला है नहीं, जीरो के पीछे 5 5 आते चला जाएगा, तो जीरो के पीछे 5 पर रैकरिंग, मतलब लगभग ये 5 ही हुआ,
तो इसलिए 0.5 जो होगा वही आपका आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5 MnACl विलियन का अर्थ क्या है? तो समझिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एम से याद है किसको डिनोट करते थे? तो याद होगा बिल्कुल, और वो था मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब मोलरता, और मोलरता में केजी होता था या लीटर, तो आप बोलिएगा लीटर, और वो भी किसका? विलियन का। किसका? विलियन का। और ये जो ऊपर 0.5 है ये उसी का मान है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लीटर वाला। तो 1 लीटर विलियन में 0.5 मोल NaCl है, यही इसका मतलब हुआ। अब आगे देखिए, किस एकाग्रता पद में तापमान बढ़ने पर परिवर्तन होता है? इस सिंपल मतलब एकाग्रता और टफ वर्ड डाल दिया, ये सांद्रता का करने का मतलब है। तो सिंपल बताइए ना, ताप के कारण कौन परिवर्तित होता था? तो वो होता था कौन? ताप के कारण परिवर्तित मोलैरिटी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? याद कीजिए, तो हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं मोलरता। तो ये आपका हो गया करेक्ट। तो आपके फिजिक्स के 10 और केमिस्ट्री के 10 सवाल सॉल्व हुए। एक दो बात जो मैं बोलना चाहूँगा वो ये ध्यान रहे, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों क्वेश्चन जो भी मैं 10-10 लगा रहा हूँ, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। आप इसको पढ़ते चलिए और साथ में नोट डाउन करते रहिए। क्या करते रहना है? नोट डाउन, ठीक है ना? क्या करने हैं? नोट डाउन। इसके एक नोट्स प्रॉपर तैयार कीजिए, ठीक है? और वो आपका जो नोट होना चाहिए उसमें केवल और केवल क्वेश्चन ही हो। टॉपिक पढ़ते चलिए और नोट बनाते चलिए, ये बहुत काम आने वाला है।